नमस्कार, आप सभी का स्वागत है और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल रीमेक एडुपा। आज हम लोग जो पॉलिटी की सीरीज आ रही है लक्ष्मीकांत की, उसकी ये दूसरी सीरीज़ है, यानी ये सेट नंबर 2 है। पहले सेट को बहुत ज़्यादा लोगों ने पसंद किया था और बहुत ज़्यादा लोगों ने ये बात भी अपनी इच्छा जाहिर की थी कि वे वेट करेंगे दूसरे वीडियो का। थोड़ा सा लेट हो गया है, लेकिन कुछ व्यस्तताओं के कारण मैं दूसरा सेट इसका थोड़ा विलम्ब से लेके आ रहा हूँ। तो आइए देखते हैं इस पॉलिटी के दूसरे सेट में क्या है। ये लक्ष्मीकांत से ली गई पूरी एमसीक्यूज की जो सीरीज़ है उस पुस्तक से ये आपको प्रभावित है और उसी से ये आपको ली गई सारी बातें हैं। तो आइए देखते हैं और जानते हैं कि आज के वीडियो में क्या क्या आपको एमसीक्यूज मिलेंगे। इसमें से कम नहीं भी होगा तो कम 100 से 150 आपको एमसीक्यूज आपको क्वेश्चन इससे टच करेंगे। मैं आपको एक बात भी ज़रूर बता दूं कि पिछले जो सेट से बिहार में जो सक्षमता परीक्षा आयोजित की गई है उस एक वीडियो से एक सिटिंग के एग्ज़ाम में 10 क्वेश्चन आए हैं। लगभग सारे आपको जो भी शिफ्ट हुए हैं, जितनी पालियां हुई हैं, सब में 4, 5, 6, 10 तक के प्रश्न उससे आए हैं। बहुत सारे लोगों ने उसको बताया है, मैंने भी इस चीज़ को देखा है और मुझे अच्छा लगा कि मेरे मेहनत लोगों को पसंद आया। बहुत सारे लोगों ने सक्षमता परीक्षा वाले लोगों ने उसको देखा है। तो ये जो वीडियो है पॉलिटी की जो लेके मैं सीरीज आ रहा हूँ, जिसमें भारत के संवैधानिक विकास को देखा जाएगा और राजनीतिक विकास को हम इस वीडियो के माध्यम से और इस सीरीज़ के माध्यम से टच करेंगे। हम ये सारी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और मुझे लगता है कि इससे बहुत कम चांस है कि बाहर से आए। तो आइए देखते हैं। पहला प्रश्न हमारे सामने है और पहला प्रश्न जो हमारे सामने है वह कह रहा है कि भीमराव अम्बेडकर ने निम्न में से किस अनुच्छेद को संविधान की आत्मा कहा है। अब ध्यान देने की बात है कि एक चीज़ ध्यान रखिएगा, भीमराव अम्बेडकर ने जब नाम कोट किया जाए तो वहाँ सवाल का मूड बदल जाता है। अगर नहीं हो, अगर सामान्य रूप से पूछा जाए कि किस अनुच्छेद को यानी किसे संविधान की आत्मा कहा जाता है, वह वहाँ प्रश्न का उत्तर अलग हो जाएगा। यहाँ कोट किया गया है कि भीमराव अम्बेडकर ने निम्न में से किस अनुच्छेद को संविधान की आत्मा कहा है। जवाहरलाल नेहरू ने भी अलग अनुच्छेद को संविधान का आत्मा कहा था। सामान्य रूप से कहा जाता है कि संविधान की आत्मा किसे कहते हैं। तो आइए देखते हैं सबको। यहाँ आपको जो 5 ऑप्शन दिए गए हैं उसमें पहला ऑप्शन है अनुच्छेद 32, 19, प्रस्तावना, अनुच्छेद 17। आइए सबको पहले देखते हैं, उसके बाद इसके उत्तर को जानेंगे। अब देखते हैं कि अनुच्छेद 32 क्या है। ये अनुच्छेद 32 जो है ये है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। इसमें क्या है, ये एक मौलिक अधिकार है। ये है संवैधानिक आपको उपचारों का अधिकार। इसमें संवैधानिक उपचारों का अधिकार रखा गया। किसमें? 32 में, अनुच्छेद 32। 19 में क्या है? 19 में आपको है विचार और अभिव्यक्ति का। इसमें क्या है? इसमें विचार और अभिव्यक्ति है। विचार और अभिव्यक्ति। आपको मैं ये सुझाव दूंगा कि जो चीज़ मैं डिस्कस कर रहा हूँ उससे बहुत सारे प्रश्न के उत्तर बनते हैं। तो विचार और अभिव्यक्ति है, विचार और अभिव्यक्ति है। क्लियर है? तो 32 से हमने जाना ये आपको संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। अनुच्छेद 19 क्या है? ये विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार है। इसी को अनुच्छेद 19 को ही नेहरू ने संविधान की आत्मा कहा था। इसको नेहरू ने आपको संविधान का आत्मा कहा था। किसे? अगर प्रश्न आता है कि जवाहरलाल नेहरू ने किस अनुच्छेद को संविधान की आत्मा कहा था, तो वो होगा आपको अनुच्छेद 19। अनुच्छेद 19 क्या है? विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार है। तो ध्यान रखिएगा, एक प्रश्न इससे बना कि अनुच्छेद 19 विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है और दूसरा प्रश्न इससे यह बना, दूसरा प्रश्न हमें यह बना कि इसी को नेहरू ने संविधान की आत्मा कहा था। अभी हमारा प्रश्न जो ये पहला प्रश्न है उसका उत्तर हमें नहीं मिला है। हम इसमें से कई और प्रश्नों को हमने निकाला, उसका उत्तर जाना। 32 को जाना हमने, 19 को जाना और प्रस्तावना को जानते हैं। प्रस्तावना में जो है, इसी प्रस्तावना को सामान्यतः संविधान की आत्मा कहा जाता है। सामान्यतः, जनरली इसको कहा जाता है कि ये आपको संविधान की आत्मा है। कौन? प्रस्तावना। अगर खालिश क्वेश्चन इसी तरह है कि संविधान की आत्मा किसे कहा जाए, संविधान की आत्मा किसे जाए, तो कहेंगे हम प्रस्तावना। अगर नाम लेके नहीं पूछता है तो प्रस्तावना।
अगर नेहरू जी के द्वारा पूछा जाएगा तो 19 होगा, अगर सामान्य रूप से पूछा जाए तो वो प्रस्तावना होगा। उसके बाद आते हैं अनुच्छेद 17। अनुच्छेद 17 क्या है? 17 क्या है? अनुच्छेद 17 जो है वो अस्पृश्यता को समाप्त करने के लिए बनाया गया है। ये इसी में छुआछूत है, यही छुआछूत निषेध अनुच्छेद है। इसी में आपको अस्पृश्यता को समाप्त करने का जो है इसी में वर्णन है। क्लियर है? ये छुआछूत वाला है। क्लियर है? प्रस्तावना सामान्यतः आपको संविधान का आत्मा कहा जाता है। अनुच्छेद विचार और अभिव्यक्ति वाला है। और 32, इसी 32 को आपको जो संवैधानिक उपचारों का अधिकार है, भीमराव अंबेडकर ने इसी 32 को आपको कहा था संविधान की आत्मा। तो इसका उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर ए होगा। क्लियर है? इस एक प्रश्न में हम लोगों ने कई सारे प्रश्नों के उत्तर जाने। इसी तरह हम आज वीडियो में देखते हैं और कितने प्रश्न मिलेंगे, और हर एक प्रश्न से अलग अलग उत्तर आपको मिलेंगे, कई सारे प्रश्नों के। अब देखते हैं किस केस में उच्चतम न्यायालय में प्रस्तावना को संविधान का अंग माना गया था। प्रस्तावना को संविधान का अंग माना गया था। अब देखते हैं क्या है। अब देखिए इसमें केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य है, एस.आर. बोम्मई बनाम यूनियन ऑफ इंडिया है, उन्नी कृष्णन जेपी बनाम आंध्र प्रदेश राज्य है, और उपरोक्त सभी, या पांचवा में इनमें से कोई नहीं। अब देखिए एक और चीज़ हम लोग ऊपर वाले प्रश्न में एक चीज़ हम लोग देख लेते हैं। इसमें जो कहा गया है ये मौलिक अधिकार है। इस मौलिक अधिकार में एक चीज़ हम जानते हैं कि मौलिक अधिकार ये जो है आपको मौलिक अधिकार वाद योग्य है। मौलिक अधिकार क्या है? वाद योग्य है। वाद योग्य है मौलिक अधिकार, वाद योग्य है। क्योंकि ये इसमें जो किया गया था वो एक मौलिक अधिकार है। क्या है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार। और इसको हम लोग सुप्रीम कोर्ट में मौलिक अधिकार जो वाद हो गए, सुप्रीम कोर्ट में अनुच्छेद 32 के तहत जा सकते हैं, इसी अनुच्छेद 32 के तहत। और हाई कोर्ट में हम लोग 226 अनुच्छेद के माध्यम से जा सकते हैं। अगर मौलिक अधिकार का हनन होता है तो हम क्या हाई कोर्ट में किससे जा सकते हैं? अनुच्छेद 32 से। ये अनुच्छेद 32 से कह रहे हैं। हाई कोर्ट में हम 226 से जा सकते हैं, और सुप्रीम कोर्ट में हम अनुच्छेद 32 के माध्यम से जा सकते हैं। तो इसको याद रखने की जरूरत है, क्योंकि इसको बताना मैं भूल गया था, इसलिए मैंने दोबारा इस पर आया हूँ। क्लियर है? अब देखिए एक प्रश्न में हमने कितने सारे प्रश्नों के उत्तर जाने। अब देखते हैं दूसरा प्रश्न। दूसरा प्रश्न में जो हमने प्रश्न को हमने चूंकि पढ़ लिया था कि उच्चतम न्यायालय में प्रस्तावना को संविधान का अंग माना था, इन पांचों में से किसको? तो इसमें उत्तर अगर होगा वो आपको उत्तर होगा 1994 में आया था एक कोर्ट का जजमेंट, और वो था एस.आर. बोम्मई बनाम यूनियन ऑफ इंडिया। इसको ध्यान रखने की जरूरत है। एस.आर. बोम्मई वाले केस में उच्चतम न्यायालय ने, सुप्रीम कोर्ट ने आपको प्रस्तावना को संविधान का अंग माना था। इसको ध्यान रखने की जरूरत है। और ये कब आया था? ये आपको आया था 1994 में। कौन सा? एस.आर. बोम्मई और यूनियन ऑफ इंडिया वाले केस में प्रस्तावना को उच्चतम न्यायालय ने संविधान का अंग माना था। अब देखिए इसमें एक दो केस और केस का जिक्र है। ये केस है केशवानंद भारती और केरल राज्य। ये भी बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है। ये हमने उत्तर तो यहाँ जान लिया, उत्तर हमें बी है, एस.आर. बोम्मई बनाम यूनियन ऑफ इंडिया। इसमें केशवानंद भारती, ये आपको जो ये केस है ये बड़ा महत्वपूर्ण केस है। इसमें एक निर्णय आया था। केशवानंद भारती जो केस था ये आपको 1973 में ये हुआ था, और इसमें प्रस्तावना को मौलिक अधिकार का अंग माना था। किसको? प्रस्तावना को मौलिक अधिकार का अंग माना था। किस केस में? केशवानंद भारती में। प्रस्तावना का अंग किसको माना था? मौलिक अधिकार। प्रस्तावना को मौलिक अधिकार का अंग माना था केशवानंद भारती में। अगर प्रश्न आ जाए कि किस केस में प्रस्तावना को मौलिक अधिकार का अंग माना जाए, तो केशवानंद भारती एवं केरल राज्य के वाले केस में। ठीक है, आइए देखते हैं। अब देखते हैं ये सुप्रीम कोर्ट में अब केस चला आया था। उसके बाद आपको है एक और केस है। इसमें ये जो तीनों केस हैं तीनों शानदार प्रश्न हैं, इसको हम लोग को देख के चलना है। अब देखिए उन्नी कृष्णन जेपी बनाम आंध्र प्रदेश राज्य। ये उन्नी कृष्णन जेपी जो है सर्वोच्च न्यायालय में एक ऐतिहासिक मामला है।
इसी से आपको अनुच्छेद 21 वाला जो आपका है कहानी, वो शिक्षा का अधिकार जो है, राइट टू एजुकेशन, आपको मौलिक अधिकार माना गया। किस केस से? इसी केस से। कौन सा केस है वो उन्नी कृष्णन जेपी बनाम आंध्र प्रदेश राज्य। ये कब हुआ था? ये 1993 में ये हुआ था, 1993 में। और इसी से आपको अनुच्छेद 21 को जुड़ा, शिक्षा का अधिकार जुड़ा 21 को। क्लियर है? इसी के अंतर्गत जुड़ा था। तो केशवानंद भारती में प्रस्तावना को मौलिक अधिकार का अंग माना गया। उसके बाद एसआर बम्बई मामले में प्रस्तावना को संविधान का अंग माना गया। उन्नी कृष्णन बनाम जेपी और आंध्र प्रदेश में 1993 में हुआ था। इसमें शिक्षा का अधिकार को मौलिक अधिकार माना गया और नया एक अनुच्छेद 21 को सामने आया। क्लियर है? चलिए आगे देखते हैं। और अगला प्रश्न हमारे सामने तीसरा है। देखिए, एक प्रश्न में कई सारे प्रश्न के उत्तर मिल रहे हैं, इसलिए पूरे वीडियो को देखिएगा। मैं प्रयास करूंगा कि हर एक बिंदु के जो भी ऑप्शन दिए गए हैं सारी बातों को आपके सामने लेके आऊं। आगे है तीसरा, संविधान के प्रस्तावना कितने प्रकार के न्याय का जिक्र है? संविधान के प्रस्तावना में, यहाँ चूंकि टाइप करने में छूट गया है, संविधान के आपको हम क्या करें, यहाँ में लिख देंगे। हम आपको में मान लेते हैं, ठीक है, या में मान लेते हैं। संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार के न्याय का जिक्र है? अब बताइए, 2 प्रकार का, 3 प्रकार का, 4 प्रकार का, या 5 प्रकार का? अब देखिए, यहाँ देखते हैं संविधान की प्रस्तावना में आपको 3 प्रकार के न्याय का बात है। कितने प्रकार के न्याय की बात है? आपको 3 प्रकार के न्याय की बात है। तो जान लेते हैं वो 3 प्रकार के न्याय कौन कौन से हैं। वो 3 प्रकार के न्याय हैं आपको सामाजिक, उसके बाद है आपको आर्थिक, और उसके बाद है आपको राजनीतिक। ये 3 प्रकार के न्याय कहाँ रखे गए हैं? आपको संविधान में रखे गए हैं। 3 प्रकार की, इसको ध्यान रखने की जरूरत है कि कितने, कौन से न्याय, कितनी स्वतंत्रता आपकी प्रस्तावना है। प्रस्तावना से प्रश्न आते हैं पॉलिटी में, तो हमें यह अभी जाना कि न्याय का जिक्र किया तो कितने प्रकार का न्याय है? 3 प्रकार का न्याय है। कौन कौन सा? सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। क्लियर है? अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न इसी से संबंधित है। संविधान के प्रस्तावना में कितनी प्रकार की स्वतंत्रता का जिक्र है? अभी हमने न्याय को जाना, अब हम जानते हैं स्वतंत्रता का। तो 3 प्रकार का तो न्याय है, 3 प्रकार का न्याय है। स्वतंत्रता कितने प्रकार की है? तो स्वतंत्रता आपको 5 प्रकार की स्वतंत्रता है। कौन कौन सी? विचार की स्वतंत्रता, विचार की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, उसके बाद धर्म की स्वतंत्रता, उसके बाद आपको विश्वास, और आपको 5वां उपासना। ये 5 प्रकार की स्वतंत्रता आपको संविधान के प्रस्तावना में है। 3 प्रकार के न्याय, 5 प्रकार के आपको धर्म की स्वतंत्रता। क्लियर है? और उसके बाद आते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न हमारे सामने है, संविधान के प्रस्तावना में कितने प्रकार के समता का जिक्र है? संविधान की प्रस्तावना में सब में आपको छूट गया है, तो आप उसको भावना को समझेंगे और में का को आप समझ लेंगे। यहाँ में है। क्लियर है? चलिए में समझ लें। संविधान के प्रस्तावना में कितने प्रकार की समता का जिक्र है? 3 प्रकार तो न्याय है, 5 प्रकार का आपको स्वतंत्रता है, और यहाँ पूछ रहा है समता का जिक्र है। तो यहाँ है 2 प्रकार की समता का जिक्र है। कौन सी? आपको प्रतिष्ठा, और उसके बाद है अवसर। ये 2 प्रकार की समता का जिक्र है। क्लियर है? हमारे पास सामने आ गया 2 प्रकार की समता, 3 प्रकार के न्याय और 5 प्रकार के आपको स्वतंत्रता का जिक्र है। क्लियर हो गया? चलिए आगे देखते हैं। भारतीय संविधान को कब अंगीकृत किया गया? भारतीय संविधान को कब अंगीकृत किया गया? हम सबको पता है कि भारतीय संविधान को अंगीकृत कब किया गया। हम जब प्रस्तावना पढ़ते हैं उसमें उस चीज का जिक्र किया गया है, तो इसमें उत्तर आपका क्या है? 26 नवंबर 1949। और 26 नवंबर को ही हम क्या मनाते हैं? संविधान दिवस मनाते हैं। अब देखिए 24 नवंबर को, यहाँ जान लेते हैं, यहाँ देख लेते हैं। अब देखिए 26 नवंबर को तो संविधान अंगीकृत किया था, उसका उत्तर है 26 जनवरी 1950 क्या हुआ था? संविधान पूर्ण रूप से लागू हुआ था। 15 अगस्त को क्या हुआ था?
हमारा देश स्वतंत्र हुआ था। 26 जनवरी इस दिन संविधान अंगीकृत हुआ था और 24 जनवरी यह भी एक प्रमुख तिथि है। 24 जनवरी को संविधान की अंतिम बैठक हुई थी। अंतिम बैठक किस दिन? इसी दिन संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई थी? 24 नवंबर 1950 पूछता है यह। और इस दिन क्या लागू हुआ था? इसी बैठक में जनगणमन को राष्ट्रगान और वंदे मातरम को आपको राष्ट्रगीत माना गया था। इसी दिन 24 जनवरी को आपको अपनाया गया, जनगणमन को राष्ट्रगान के रूप में और वंदे मातरम को राष्ट्रगीत में। किस दिन? 24 जनवरी 1950 को। अब देखिए एक प्रश्न कितने सारे प्रश्नों के उत्तर हमें मिले। क्लियर है? चलिए आगे देखते हैं और आगे देखते हैं 7वां प्रश्न। भारत में निम्नलिखित में भारतीय लोकतंत्र के संदर्भ में कौन सही है? अब देखिए कौन सही है। अब देखिए इसका उत्तर देखना है हमें। निम्नलिखित में से भारतीय लोकतंत्र के संदर्भ में कौन सही है? जनमत निर्णय, जनमत संग्रह, प्रत्यावर्तन, पहल, इनमें से कोई नहीं। अब देखिए इसमें से उत्तर होगा आपका इनमें से क्या? इनमें से कोई नहीं। देखिए हो क्या रहा है कि सभी प्रत्यक्ष लोकतंत्र के उदाहरण हैं। ये जितने भी उदाहरण हैं ये सारे के सारे प्रत्यक्ष लोकतंत्र के उदाहरण हैं। जबकि भारत में क्या है? ये सारे के सारे जो क्या है ये प्रत्यक्ष लोकतंत्र के उदाहरण है। लेकिन भारत में क्या है? भारत में आपको अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है। अप्रत्यक्ष लोकतंत्र कैसे? कि जनता क्या करती है? अपना प्रतिनिधि चुनती है। यहाँ हमारे यहाँ कौन से है? हमारे यहाँ क्या है? प्रतिनिधि सिस्टम है। हमारे यहाँ प्रतिनिधि सिस्टम है, प्रतिनिधि प्रणाली है। हम MP MLA के रूप में प्रतिनिधि चुनते हैं और जो PM राष्ट्रपति CM आदि चुनते हैं। क्लियर है ना? तो हमारे यहाँ जो है एक अप्रत्यक्ष आपको सिस्टम है। जनमत निर्णय आपको ज़्यादा सटीक लग रहा है, ये सारे के सारे प्रत्यक्ष हैं और हमारे यहाँ अप्रत्यक्ष आपको लोकतंत्र है। क्लियर है? चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न। 8वां, भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किस आयोग समिति की सिफारिश से हुआ? फजल अली आयोग, इसके धर आयोग, JVP समिति, उपरोक्त सभी, या इनमें से कोई नहीं? आइए देखते हैं, सबको एक एक करके देखते हैं। अब देखिए यहाँ उत्तर अगर मिलेगा तो उत्तर आपको फजल अली होगा। फजल अली के है उस आपको सिफारिश पर ही आपको राज्यों का पुनर्गठन करने की एक समिति जो बनी थी, उसी की सिफारिश पे राज्यों का पुनर्गठन हुआ भाषाई आधार पर। इसका विरोध बहुत पहले हुआ था। अब और कई सारे एक JVP समिति थी, उसके बारे में अभी जिक्र करते हैं। आइए पहले तीनों ये जो तीन जो आयोग का है इस सबको जान लेते हैं, सारे महत्वपूर्ण है। इसका उत्तर तो हमको मिल गया फजल अली आयोग। अब फजल अली आयोग बना कब का था? ये फजल अली आयोग जो है ये 1955 में गठित हुआ था और उसी के सिफारिश पर एक राज्य पुनर्गठन आयोग, राज्य आपको पुनर्गठन अधिनियम, ये अधिनियम बना कब? राज्य पुनर्गठन अधिनियम आपको बन के आया 1956 में। 1956 पूछता है राज्य पुनर्गठन अधिनियम कब हुआ? तो ये आया कब आपको? 1956 में। किसके कौन से आयोग की सिफारिश पर? फजल अली आयोग की सिफारिश पर। और उस समय जब इस अधिनियम 1956 के आपको आधार पर जो उसमें बने वो 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश का गठन हुआ। उस समय आपको 6 केंद्र शासित प्रदेश। क्लियर है? इस किसके आधार पे? फजल अली आयोग जो 1955 में गठित हुआ था, उसकी सिफारिश पर राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 पारित हुआ और 14 राज्यों और 6 केंद्र शासित प्रदेशों का गठन हुआ। इसके आधार पर ये ध्यान रखिए, फजल अली आयोग बहुत महत्वपूर्ण है। इसके पहले आंध्र प्रदेश का गठन हो गया था, उसमें एक नेता थे, भूख हड़ताल पे बैठ गए और उनकी मृत्यु हो गई थी। इस भाषाई आधार के आधार पर जवाहरलाल नेहरू, सीता भी पट्टारमैया और वल्लभ भाई पटेल की JVP कमेटी थी, उन्होंने मना कर दिया था कि नहीं, भाषाई आधार पे नहीं होगा।
लेकिन आंध्र प्रदेश के उस नेता ने आपको भूख हड़ताल किया, जिसके चलते आपको आंध्र प्रदेश का गठन करना पड़ा। सबसे पहले आंध्र प्रदेश का ही गठन हुआ था भाषाई आधार पे, इसको ध्यान रखने की जरूरत है। उसके बाद फजल अली आयोग का गठन हुआ 1955 में, और 56 में सिफारिश हुई, उसके आधार पे 14 राज्यों और 6 केंद्र शासित प्रदेशों का गठन हुआ। आइए देखते हैं, अब देखते हैं एसके धर आयोग। ये एसके धर आयोग क्या है? एसके धर आयोग 1948 में राज्यों का पुनर्गठन प्रशासनिक सुविधा के आधार पर करने की। ये फजल अली आयोग भाषाई आधार पे, और ये किसके आधार पे? ये आपको किसके प्रशासकीय आधार पर इन्होंने गठन करने का की सिफारिश की थी। ये दोनों के दोनों आयोग जो हैं, दोनों के दोनों, और यूँ कहें तीनों के तीनों आयोग जो हैं, ये आपको राज्यों के पुनर्गठन से संबंधित हैं। ये आपको भाषाई आधार पे, इसके धर आयोग आपको प्रशासनिक आधार पे, और जेबीपी समिति का मतलब जे, वी और पी। जे से जवाहरलाल नेहरू, वी से वल्लभ भाई पटेल, और पी से सिताबी पट्टारमैया। इसी को आपको जेबीपी समिति कहते थे। इन्होंने भाषा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की सिफारिश को अस्वीकार किया था। ये नहीं चाहते थे, लेकिन आंध्र प्रदेश का जो मामला हुआ उसके बाद फिर से कमेटी गठित की गई। तब पूछता है कि जेबीपी समिति में कौन कौन सदस्य थे ये, और ये किससे संबंधित था, इनके क्या निर्णय थे, ये जो मैंने आपको बात बताई थी। इसका उत्तर हम लोगों ने जाना था फजल अली आयोग। आइए आगे देखते हैं 9वां प्रश्न। भाषा के आधार पर सर्वप्रथम निम्न में से किस राज्य का गठन हुआ? अभी हमने इसमें चर्चा करके बताया ही कि सबसे पहले जो राज्य का गठन हुआ वो था आपको आंध्र प्रदेश। कौन था? आंध्र प्रदेश। और ये कब गठन हुआ? 1953 में इसका गठन हुआ था। आइए देखते हैं 10वां प्रश्न। भारत अर्थात इंडिया शब्द का प्रयोग भारतीय संविधान के निम्न में से किस अनुच्छेद में किया गया है? भारत अर्थात इंडिया शब्द, इसका भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? तो उत्तर होगा आपको अनुच्छेद 1 में। कहां किया गया है? अनुच्छेद 1 में। प्रश्न नंबर 11 क्या है? प्रश्न नंबर 11 यह है कि भारतीय संविधान में फेडरेशन शब्द का प्रयोग कहां किया गया है? अनुच्छेद 1, अनुच्छेद 5, अनुच्छेद 10, कहीं नहीं, और इनमें से कोई नहीं। तो फेडरेशन शब्द का प्रयोग जो है भारतीय संविधान में कहीं नहीं किया गया है। आप कहेंगे सर तो उत्तर तो आपको इनमें से कोई नहीं भी हो सकता है। इनमें से कोई नहीं का अर्थ हो जाएगा कि कोई ना कोई अनुच्छेद है। ये अनुच्छेद नहीं है लेकिन कोई ना कोई अनुच्छेद है। तो यहाँ सटीक उत्तर आपको होगा कहीं नहीं, यानी फेडरेशन शब्द का प्रयोग भारतीय संविधान में कहीं नहीं किया गया। अब देखते हैं कि भारतीय राज्य और उसके क्षेत्र के बदलाव के संबंध में कौन कथन आपको असत्य है। अब देखिए, जानना यह जरूरी है। प्रश्न आपको बड़ा दिख रहा है, आपको यह जानना है, पूछ रहा है कि अगर भारतीय राज्य और उसके क्षेत्र में बदलाव होता है तो कौन कौन से संशोधन किए जाते हैं, कौन सा संशोधन किस संविधान के किस अनुच्छेद के तहत किए जाते हैं। तो इसमें है कि असत्य पूछ रहा है, तो कुछ ऐसे प्रश्न उत्तर आएंगे जो सत्य होंगे, तो कई प्रकार के उत्तर यहाँ मिलते हैं। तो देखते हैं पहले इसमें कथन सबको देखते हैं। संविधान के अनुच्छेद 2 और 3 के प्रावधान में बदलाव हेतु संविधान की पहली और चौथी अनुसूची में बदलाव आपको 368 के तहत संविधान संशोधन माना जाएगा। उसके बाद नए राज्यों के निर्माण संबंधी, अगर नए राज्य का निर्माण होता है तो संबंधी विधेयक संसद में पेश करने से पहले राष्ट्रपति की सिफारिश जरूरी है, और नए राज्यों के निर्माण संबंधी विधेयक संसद में पेश करने से पूर्व संबंधित राज्य और राज्यों के विधानमंडल को विनिर्दिष्ट करना होता है, जिसके नाम सीमा क्षेत्र पर प्रभाव पड़ता है। उसके बाद भारत यदि किसी दूसरे देश को अपना भूभाग देता है तो संविधान के अनुच्छेद 368 के तहत संशोधन आपका आवश्यक है। इसमें अगर देखा जाए तो उत्तर होगा आपका ए जो है ये कथन असत्य है, और ये असत्य है। बी सी डी सत्य है। हम आपको बता देते हैं कि क्यों आपको असत्य है। तो अनुच्छेद 368 के तहत अनुच्छेद 3 में आपको बदलाव हो सकता है, 4 में बदलाव नहीं हो सकता है। यानी आपको अनुच्छेद आपको
तीन में, अनुच्छेद 368 के तहत तीन में बदलाव हो सकता है, दो में नहीं। क्लियर है ना? अनुच्छेद 2 जो है, ये अनुच्छेद 2 है, आपको नए राज्यों का प्रवेश और स्थापना का उपबंध करता है। क्लियर है? अनुच्छेद 2 जो है ये नए राज्यों के प्रवेश या स्थापना का उपबंध करता है। अनुच्छेद 3 नए राज्यों का निर्माण और वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं और नामों में परिवर्तन का उपबंध करता है। ये अनुच्छेद आपको 3। ये अनुच्छेद 2 क्या है? नए राज्यों का प्रवेश का उपबंध है, लेकिन 3 जो है ये बदलाव का, निर्माण का उपबंध है। इसलिए किसी भी आगो के अनुच्छेद में अगर आपको परिवर्तन और संशोधन करना है, वो संविधान के 368 अनुच्छेद में दिए गए अधिकारों के आधार पर की जाती है। क्लियर है? अब देखिए अनुच्छेद, अब यहाँ अनुच्छेद 368 है जिसको मैंने चर्चा की, इसको अगर यूं कहें कि संविधान में संशोधन केवल संसद के किसी भी सदन, लोकसभा या राज्यसभा में इस उद्देश्य के लिए विधेयक पेश करके शुरू किया जा सकता है। किसके तहत? आपको संविधान में अगर संशोधन किया जाए तो आपको संसद के किसी भी सदन में 368 के तहत, यानी उसके तहत प्रदत्त अधिकारों के आधार पर संविधान संशोधन किया जाता है। पूछता है कि संविधान संशोधन की प्रदत्त शक्ति किस अनुच्छेद में संसद को दी गई है, तो वो अनुच्छेद 368 है। और आपको 3 में बदलाव करके इसमें राज्यों के निर्माण में, अगर निर्माण नए राज्यों का निर्माण होता है, उसके क्षेत्र में परिवर्तन होता है, उसकी सीमाओं में परिवर्तन होता है, उसके नामों में परिवर्तन होता है, तो अनुच्छेद 3 में बदलाव होता है। क्लियर है? तो यह जो था, यहाँ इन्होंने 2 को भी कहा था, लेकिन 2 यहाँ असत्य नहीं है, तो इसलिए यह कथन आपको असत्य है। और किसी भी राज्य का निर्माण होता है तो राष्ट्रपति की सिफारिश जरूरी होती है, उसके विधानमंडल को विनिर्देश करना पड़ता है, और संविधान के अनुच्छेद के अनुसार उसके आपको बदलाव किया जाता है। इसमें एक और जानने की जरूरत है कि भारत यदि दूसरे देश का भूभाग देता है तो वो अनुच्छेद 368 के तहत आपको संविधान के अनुसार के संविधान में संशोधन करता है, और वो कहाँ करता है? आपको अनुच्छेद जो बताए गए वहाँ है। और कई सारे ऐसे हुए हैं कि बांग्लादेश से भी हाल ही में हमने कुछ ज़मीन उनको दिया है, और उनसे कुछ हमने लिया, पाकिस्तान से भी इस तरह की बातें अब लेन देन हुई है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। कुछ हम लोग अभी अनुच्छेद की बातें की, उसके बाद हम लोग कुछ अनुसूचियों की बात करते हैं। तो अब जान लेते हैं कि प्रमुख अनुसूचियाँ क्या क्या है, और इसको आप वीडियो को रोक करके और देख लीजिएगा कि, और इसको याद करके नोट कर लीजिएगा। सारी अनुसूचियों को जानना जरूरी है। हम सभी जानते हैं कि आपको संविधान में कितनी अनुसूचियाँ हैं? 12 अनुसूचियाँ हैं, और इन अनुसूचियों को जानना जरूरी है। तो आइए देखते हैं पहली अनुसूची। पहली अनुसूची हमारे सामने है। पहली अनुसूची में भारत राज्यों का संघ है। उसके बाद दूसरी अनुसूची वेतन है। उसके बाद है शपथ है। चौथी अनुसूची में राज्यों में सीटों का बंटवारा है। पांचवी अनुसूची में एससी और एसटी क्षेत्रों का प्रावधान है। छठी अनुसूची में 4 राज्य, मिजोरम, असम, त्रिपुरा, मेघालय, ये 4 राज्य हैं। 4 राज्य आपको छठी अनुसूची में। राज्य के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण का वर्णन है। क्लियर है? पहली में भारत राज्यों का संघ है। उसके बाद वेतन, मान लीजिए इसको याद करने का तरीके, पहले संघ बनाया, उसके बाद भाई उनको वेतन देंगे तब ना शपथ लेंगे। उसके बाद चौथी में राज्य की सीटों का बंटवारा। पांचवी में एससी एसटी के क्षेत्रों का प्रशासन। छठी में 4 राज्य। उसके बाद सातवीं में 7वीं सूची, 100 से 7वीं, 100 से सूची। 3 सूचियां है ना, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। तो 7वीं अनुसूची में 3 सूचियां रखी गई हैं। 8वीं अनुसूची में भाषा रखी गई है। 9वीं अनुसूची में केंद्रीय और राज्य कानूनों की सूची है, जिसे न्यायालयों में चुनौती नहीं दी जा सकती है, वो 9वीं सूची में है। और 9वीं सूची में ही भूमि सुधार है। 10वीं अनुसूची में दल बदल है। 11वीं सूची में पंचायती राज है, और 12वीं अनुसूची में नगर निगम है। क्लियर है? ये सारी अनुसूचियां हैं, इसलिए मैंने यहाँ अनुसूचियों को डाल दिया है और आपको बता दिया है कि हमको क्या कैसे इसको करना है। क्लियर है? चलिए आइए आगे देखते हैं और समझते हैं कि क्या है अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है हमारे सामने, यह है निम्न में से राज्यों के गठन का सही कालक्रम क्या है। अभी कुछ देर पहले हम लोगों ने जाना था कि राज्यों का गठन कब कैसे हुआ था और किस आयोग के आधार पर हुआ था, भाषाई आधार पर हुआ था, प्रशासनिक आधार पर हुआ था। तो यहाँ देखते हैं। अब यहाँ चूंकि हरियाणा का जिक्र है, महाराष्ट्र का जिक्र है, नागालैंड का जिक्र है, सिक्किम का जिक्र है और गोवा का जिक्र है। आइए पहले अगर हम इनको जान लें तो हमारे लिए आसान होगा। अब देखते हैं
महाराष्ट्र, सबसे पहले हम जानते हैं महाराष्ट्र। महाराष्ट्र का गठन आपका जो हुआ था 1960 में हुआ। अब सबसे पहले जान लेते हैं कि आंध्र प्रदेश का गठन आपको 1953 हो गया। ये ध्यान रखने की जरूरत है, सबसे पहले आपको भाषाई आधार पर हो गई थी। महाराष्ट्र का 1960 में हुआ था। नागालैंड का गठन कब हुआ था? 1963 में। क्लियर है। उसके बाद हरियाणा का गठन कब हुआ था? 1966। और पंजाब भी पुनर्गठित उसी समय था। उसके बाद आपको है सिक्किम का कब हुआ था? सिक्किम आपका हो गया था 1974 में। ठीक है। और गोवा आपका हुआ था 1987 में, आपको 1987 में। क्लियर है। अब देख लीजिए आंध्र प्रदेश, जहाँ यहाँ चूंकि प्रश्न में नहीं है, लेकिन मैंने महाराष्ट्र 1960 में हुआ था, गुजरात भी उसी समय हुआ था, नागालैंड 63, हरियाणा 1966, पंजाब भी उसी समय पुनर्गठित हुआ था। आपको सिक्किम 1974, सिक्किम पहले एक दूसरा अपने आप से गणराज्य था, वो बाद में उसको मिलाया गया, इसके लिए अलग पूरी की पूरी एक व्यवस्था बनी थी। गोवा 1987। क्लियर है। अगर इस सब को हम अगर ध्यान देते हैं तो सबसे पहले इसमें से महाराष्ट्र 2 में है और सबसे लास्ट में गोवा है। तो देखिए इसमें डी ऑप्शन आपका सबसे सटीक है। क्लियर है। महाराष्ट्र 1960, नागालैंड 1963, हरियाणा 1966, सिक्किम 1974, गोवा 1987। तो ये डी ऑप्शन आपका सही है। आइए देख लेते हैं कुछ जो राज्य हैं इनके पुनर्गठन का साल देख लेते हैं, और इसको ध्यान रखने की जरूरत है। क्लियर है। अब देखिए सबसे पहले जो गठित हुआ था वो राज्य था आपका आंध्र प्रदेश। 1953 में भाषा के आधार पर आंध्र प्रदेश का गठन आपको हुआ था। उसके बाद है महाराष्ट्र। 1960 में मुंबई पुनर्गठन अधिनियम के तहत महाराष्ट्र और गुजरात राज्य का गठन हुआ। अभी कुछ देर पहले हम लोगों ने जिक्र भी किया था कि 1960 में जो है महाराष्ट्र और गुजरात का पुनर्गठन हुआ था। नागालैंड को अभी हम लोगों ने जाना कि नागालैंड राज्य अधिनियम 1962 आया, तो 1963 में नागालैंड राज्य का गठन हुआ। 1966 में पंजाब का पुनर्गठन हुआ, और उसी से पंजाब, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश तोड़ के बना। क्लियर है। पंजाब का गठन हुआ, उससे हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और पंजाब कब पुनर्गठित हुआ? वो 1966 में। क्लियर है। हरियाणा 1966 में पंजाब राज्य से बनाया गया था। अभी हम लोग ने ऊपर वाले टॉपिक में इसको जाना है। हिमाचल प्रदेश, अब देखिए ये जो 1966 में जो पुनर्गठन हुआ था उससे हरियाणा आपको पंजाब से अलग हुआ, और 1971 में हिमाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया गया। कब? 1971 में। 1972 में मेघालय, मणिपुर और त्रिपुरा बनाए गए। सिक्किम, अब सिक्किम को ध्यान से देखने इससे प्रश्न आते हैं, क्योंकि एक अलग तरह का ये गणराज्य था। अब देखिए ये अलग तरह का एक राज्य था जो भारत में ये आके मिला है। सिक्किम 35वें संविधान संशोधन अधिनियम 1974 के द्वारा इसे संबद्ध राज्य का दर्जा दिया गया, और 36वें संविधान संशोधन अधिनियम 1975 के तहत पूर्ण राज्य का दर्जा मिला आपको। कब? 1974 के अधिनियम के साथ इसको संबद्ध राज्य का दर्जा मिला, और 1975 में इसे पूर्ण राज्य का दर्जा मिला। 1987 में आपको मिजोरम का गठन किया गया, और केंद्र शासित प्रदेश राज्य अरुणाचल प्रदेश और गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा मिल गया। कब? आपको 1987 में। क्लियर है। मिजोरम का गठन किया गया तथा केंद्र शासित राज्य उसमें अरुणाचल प्रदेश था, और गोवा को क्या हुआ? इसी 1987 में पूर्ण राज्य बना दिया गया। 2000 में उत्तराखंड, झारखंड, छत्तीसगढ़ अस्तित्व में आया। इसके बाद 2014 में तेलंगाना राज्य बना, जो आंध्र प्रदेश राज्य से अलग हुआ। ये पूरे राज्यों का स्वतंत्रता के बाद और अब तक सारे के गठन का एक विस्तार से आपको पूरा उसका चर्चा था। आइए अगला देखते हैं। 14 नंबर प्रश्न है। 14 नंबर प्रश्न में आपको है, इन सारी चीज़ों का जिक्र जरूरी है, इसलिए वीडियो लंबा होगा, तो आप इसको तेज करके देख सकते हैं या आप अपनी सुविधा अनुसार देख सकते हैं। एक प्रश्न में कई सारे प्रश्न आते हैं तो वीडियो लंबा होगा ही। ऊपर चर्चा हमने किया था, वो प्रश्न बन के सामने है हमारे। 1956 में राज्य पुनर्गठन अधिनियम संसद में पास किया गया। उस समय कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश थे? तो इसका उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर आपको ई होगा। हम लोगों ने ऊपर जाना कि 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश थे। क्लियर है। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है? निम्नलिखित में से कौन सत्य है? तो प्रश्न क्या है?
जो कौन सत्य है। तो देखते हैं कि क्या इसमें बताया गया है। अब देखिए, इसमें है आपको दादरा एवं नागर हवेली पुर्तगालियों का में यहाँ क्या था, पुर्तगालियों का शासन था। पुडुचेरी पुर्तगाल के अधीन था। अब पुडुचेरी 3 राज्यों में अवस्थित है। गोवा और दमन एवं दीव पुर्तगालियों का शासन था। इसमें इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। यहाँ देखिए दादरा, अब सबको अलग अलग जानते हैं क्योंकि यहाँ जो है ई उत्तर है और ई उत्तर जो है आपको है, इसमें है आपको इनमें से एक से अधिक वाला है। अब आइए देखते हैं, सबको एक एक करके जानते हैं। गोवा और दमन एवं दीव, दादर नागर हवेली, ये जो था आपको, इसके बाद गोवा, दमन दीव और आपको दादरा नगर हवेली, ये पुर्तगालियों के शासन में था। किसके शासन में था? पुर्तगालियों के शासन था यहाँ पे। और पुडुचेरी में जो था, पुडुचेरी में जो ये फ्रांसीसियों में, ये पुर्तगाली के यहाँ शासन नहीं था। यहाँ कौन था? पुडुचेरी किस में था? ये फ्रांसीसियों के शासन में था। ये सही था आपका। और पुडुचेरी जो है 3 राज्यों में अवस्थित है। पुडुचेरी वाकई 3 राज्यों में अवस्थित है। कौन कौन से? इसमें 4 जिले हैं। पुडुचेरी में जो है ना 4 जिले हैं। पुडुचेरी में आपको 4 जिले हैं। पुडुचेरी में 4 जिले हैं। कौन कौन से जिले हैं आइए उसको देख लेते हैं। पुडुचेरी में जो है खुद अपने आप में एक पुडुचेरी है। उसके बाद आपको कराईकल है, उसके बाद आपको है माहे के बाद है आपको यनम, ये आपको एनम। ये जो है अलग अलग राज्यों में। पुडुचेरी और कराईकल जो है ये आपको तमिलनाडु में है। ये आपको तमिलनाडु में है। माहे आपको केरल में है। क्लियर है? और यनम जो है ये आंध्र प्रदेश में है। क्लियर है? 4 आपको जिले हैं और ये 3 अलग अलग राज्यों में बटे हैं। तो आपका सी भी उत्तर आपका यहाँ सही था, यह भी सही था, लेकिन यह गलत था। पुडुचेरी किसके शासन में था? फ्रांसीसियों। 2 को सही है, इसलिए उत्तर यहाँ वह हुआ। दमन और दीव, गोवा, दमन दीव, नागर हवेली, ये सब के सब पुर्तगालियों के शासन में था। क्लियर है? चलिए आगे देखते हैं 16वां नंबर प्रश्न। और 16वां नंबर प्रश्न हमारे सामने क्या लेके आ रहा है? 16वां नंबर प्रश्न कह रहा है कि 7वें संविधान संशोधन 1956 के पूर्व भारतीय राज्यों को कितने भागों में बांटा गया था? तो एक तो सबसे बड़ी बात है कि एक उत्तर हमारे मिला हमें कि संविधान संशोधन जो 7वां है वो कब हुआ था? 1956 हुआ था। और उसके बाद भारतीय राज्यों को कितने भागों में बांटा गया? तो भारतीय राज्यों को डी यानी 4 भागों में आपको बांटा गया था। वह था क, ख, ग और घ। 4 भागों में भारतीय राज्यों को बांटा गया था। क्लियर है? उसके बाद आते हैं, चलिए 17वां नंबर प्रश्न देखते हैं। और 17वां नंबर हमारे पास क्या है? 17वां नंबर प्रश्न हमें कह रहा है कि भारत में सबसे बड़े लिखित संविधान के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? भारत का संविधान संघ और राज्यों का एकल संविधान है। पूछ रहा है असत्य है, तो इसमें कई असत्य होंगे। इसमें देशी रियासतों के कानूनों को भी स्थान दिया गया था। संविधान सभा में कानून विशेषज्ञों का प्रभुत्व था। और भारत शासन अधिनियम 1935 का भारत के संविधान पर प्रभाव था। तो इसमें यह भारत का संविधान जो है संघ और राज्यों का एक एकल संविधान है, यह सत्य है। इसमें देशी रियासतों के कानूनों को भी स्थान दिया गया था, नहीं, यह सत्य था, यह गलत है। संविधान सभा में कानून विशेषज्ञों का प्रभुत्व था, यह सही है। और भारत शासन अधिनियम 1935 का भारत के संविधान पर प्रभाव था, यह भी सही है। तो यहाँ पूछ रहा है असत्य, तो बी इसका उत्तर हो जाएगा। क्लियर है? चलिए 18 नंबर देखते हैं। 18 नंबर में क्या है? भारत में राष्ट्रपति का चुनाव निम्न में से कैसे होता है? भारत में राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है? प्रत्यक्ष विधि से, अप्रत्यक्ष विधि से, वंशानुगत, उपरोक्त सभी, इनमें से कोई नहीं। तो भारत में राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है? एकल संक्रमणीय विधि से होता है। और वो क्या होता है? आपको अप्रत्यक्ष विधि से होता है। आइए देखते हैं 19वां नंबर प्रश्न। भारत में राजनीतिक सत्ता का प्रमुख स्रोत निम्न में से कौन है? संसद, संविधान, कार्यपालिका, जनता या न्यायपालिका? तो भारत के राजनीतिक सत्ता का प्रमुख स्रोत क्या है? जनता है। क्लियर है? चलिए आइए 20वां नंबर प्रश्न। 20वां नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि भारत में राष्ट्रीय आपात किस अनुच्छेद के तहत लगाया जाता है? हम जानते हैं कि भारत में जो आपात उपबंध है वो 3 भाग हैं उसके। एक राष्ट्रीय आपात है, एक आपको जो राज्यों में विफलता होता है
उसको जहाँ राष्ट्रपति शासन कहा जाता है वो एक होता है वित्तीय आपात। तो इसका उत्तर आपको हो जाएगा 352 राष्ट्रीय आपात का है, 356 राष्ट्रीय आपको ये राज्यों में राष्ट्रपति शासन का उपबंध इसमें है, और 360 में आपको वित्तीय आपात का इसे लगाया जाता है। ये 3 आपको आपात उपबंध है, 352, 356 और 360, इसको याद रखने की जरूरत है। 21 राष्ट्रीय आपात के लागू होने पर निम्न में से कौन सा मौलिक अधिकार अनुच्छेद मान्य रहता है। आपको जानकारी होगी कि सारे आपको अधिकार जब लागू होता है राष्ट्रीय आपात तो सारे के सारे अमान्य हो जाते हैं, लेकिन कुछ ऐसे अधिकार हैं अनुच्छेद के वो आपको मान्य होते हैं। तो आइए उसको देख लेते हैं, क्योंकि 3 अनुच्छेद की जिक्र है वो तीनों को देख लेते हैं। तो इसमें उत्तर आपका हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा आपका 1 से अधिक। तो कौन कौन से अनुच्छेद 20 और अनुच्छेद 21 जो है आपको मान्य होते हैं। ये आपको राष्ट्रीय आपात होने के पद पर भी ये छिन्न नहीं होते हैं। आइए देख लेते हैं तीनों आपात, तीनों। अनुच्छेद 14 क्या है। अनुच्छेद 14 जो है ये विधि के समक्ष समता का अधिकार से संबंधित है। ये विधि के समक्ष समता संबंधित अधिकार है। उसके बाद अनुच्छेद बी में है ये अपराध और दोष सिद्धि संरक्षण से संबंधित अधिकार है, अनुच्छेद 20। और अनुच्छेद 21 आपको क्या है, प्राण या दैहिक स्वतंत्रता से संबंधित अधिकार है। तो जब राष्ट्रीय आपात लगता है तो अनुच्छेद 20 और अनुच्छेद 21 आपको क्या होता है, वो अमान्य नहीं रहता है, वो जिंदा रहता है। इस अधिकार के तहत आपको आप आगे जा सकते हैं कोर्ट में। ये सारे के सारे अधिकार आपको छिन्न हो जाते हैं, लेकिन ये 2 अधिकार ऐसे हैं जो मान्य रहता है। यहाँ हमने देख लिया अनुच्छेद 20 क्या था, ये अपराध दोष सिद्धि से संबंध में संरक्षण संबंधित अधिकार था, और 21 प्राण या दैहिक स्वतंत्रता से संबंधित अधिकार था। क्लियर है। चलिए 14 को भी हम लोग जान ही लिया, समता आपको विधि के समक्ष समता का अधिकार था, लेकिन 20 और 21 आपको मान्य रहता है। 22 भारतीय शासन प्रणाली के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है। अब देखिए पूछ रहा है असत्य है, तो भारत की सर्वोच्च सच्चा जनता के में निहित है। संसदीय प्रणाली में गणतंत्रवाद से जोड़ा गया है, संसदीय प्रणाली को गणतंत्रवाद से जोड़ा गया है, और भारत में एकीकृत शक्ति का प्रावधान किया गया है, और डी भारत गणतंत्र को अपनाया गया है। ठीक है, भारत में गणतंत्र को अपनाया गया। तो यहाँ सी देखेंगे, यहाँ एकीकृत शक्ति का प्रावधान किया गया नहीं है, यहाँ एकीकृत आपको शक्ति का प्रावधान नहीं है। तो यह कथन आपको सी जो है वो आपको गलत है। क्लियर है। आइए आगे देखते हैं। भारत में एकीकृत नहीं बल्कि कौन सी प्रणाली है, एकीकृत नहीं है, भारत में कैसी प्रणाली है, संघात्मक प्रणाली है। कैसी प्रणाली है, संघात्मक। क्लियर है। तो एकीकृत वाला आपको गलत हो जाएगा। क्लियर है, इसका उत्तर यही सी होगा। चलिए आइए देखते हैं 23वां नंबर प्रश्न। भारत के प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्षता के संबंध में क्या असत्य है। क्लियर है। चलिए अब देखिए यहाँ क्या है। पहला है मूल प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्षता की चर्चा नहीं की गई थी। यहाँ पूछ रहा है असत्य, तो कई सारे सत्य हैं। ये सही है, नहीं की गई थी। क्लियर है। और भारत में धर्मनिरपेक्षता को नकारात्मक अवधारणा को स्वीकार किया जाए, तो यह गलत है। नकारात्मकता नहीं है, भारत में जो धर्मनिरपेक्षता को माना गया है वो उसकी अवधारणा नकारात्मक नहीं है, सकारात्मक अवधारणा है। और तीसरा है संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्षता 42वें संविधान संशोधन 1976 में जोड़ा गया। ये बहुत ही शानदार प्रश्न इससे बनते हैं। भारत में धर्मनिरपेक्षता जो है वो किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया, तो 42वें संविधान संशोधन जो 1976 में, तो 3 शब्द प्रस्तावना में जोड़े गए, और आपको क्या जोड़ा गया, एक धर्मनिरपेक्षता जोड़ा गया, एक आपको समाजवादी जोड़ा गया, और तीसरा जो है वो है आपको अखंडता जोड़ा गया। ये आपको 3 शब्द प्रस्तावना में जोड़े गए 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। क्लियर है। तो आपको यह सही था, यह गलत था, यह सही था, और एसआर मुंबई मामले में सर्वोच्च न्यायालय में धर्मनिरपेक्षता को संविधान के मूल संरचना के रूप में माना था। ये जो सबसे पहले हम लोगों ने प्रश्न को देखा था ये उससे संबंधित है। तो धर्मनिरपेक्षता को क्या है,
उसके मूल संरचना का के रूप में माना था। किस केस में? ये सार्वभौमिक। तो ये भी आपको सही है। और राज्य का अपना कोई धर्म नहीं है, यह भी बिल्कुल, राज्य का कोई अपना धर्म नहीं है। यानी इस देश में सभी को, सब राज्यों को, सभी पूरे देश के नागरिकों को अपना अपना धर्म मानने की स्वतंत्रता है। यानी किसी राज्य का कोई विशेष अपना धर्म नहीं है, हम एक धर्मनिरपेक्ष राज्य में हैं। तो यहाँ उत्तर अगर असत्य कोई है तो आपको बी है। क्लियर है? चलिए आइए देखते हैं आपको 24वां नंबर प्रश्न। मतदान करने की न्यूनतम आयु 21 से घटाकर 18 वर्ष किस संविधान संशोधन के द्वारा की गई? क्लियर है? तो यहाँ उत्तर हमको मिलेगा क्या? यहाँ होगा 61वें संविधान संशोधन। ये कब हुआ था? 61वां संविधान संशोधन आपको 1989 यानी 1989 में 61वां संविधान संशोधन हुआ। उस आपको तब मतदान करने की आयु जो है 21 से घटाकर क्या की गई? 18। पहले कितना था? 21 वर्ष था 1989, यानी 61वां जब संविधान संशोधन जब तक नहीं हुआ था। क्लियर है? आइए आगे देखते हैं। और हमारे सामने है 25वां नंबर प्रश्न। अब देखिए 25वां नंबर प्रश्न में क्या है? भारत में मतदान करने का अधिकार निम्न में से किस अनुच्छेद में है? अब मतदान करने का अधिकार किस अनुच्छेद के तहत है? इसका उत्तर अगर हो जाएगा तो इसका अनुच्छेद होगा आपका 326। 326 के अनुच्छेद के अनुसार मतदान करने का अधिकार प्राप्त है। 326, चूंकि कई सारे संविधान आपके अनुच्छेदों को लिखा गया था, ये देखते हैं सभी। 324 में निर्वाचन आयोग है, 356 में राष्ट्रपति शासन है राज्यों में, 326 में मतदान करने का अधिकार है जिस निमित्त ये प्रश्न है। उसके बाद 343 में क्या है? हिंदी भारत की राजभाषा है, इसका जिक्र है। क्लियर है? यानी हमने चारों को जान लिया। 324 में निर्वाचन आयोग है, ये प्रश्न बीपीएससी में पूछा हुआ था अभी। 356 में राष्ट्रपति शासन है, 326 में मतदान का अधिकार है, और 343 के तहत भारत की एक राजभाषा होगी जो हिंदी है। क्लियर है? राष्ट्रभाषा नहीं, राजभाषा। 26वां नंबर प्रश्न में क्या है हमारे पास? क्लियर है? 26 नंबर में आपको है भारतीय संविधान का उद्देश्य प्रस्ताव निम्न में से किसने पेश किया था? तो इसमें से अगर उत्तर देखें तो किसने पेश किया था? राजेंद्र प्रसाद ने, जवाहरलाल नेहरू ने, भीमराव अंबेडकर ने, वल्लभ भाई पटेल ने, और इनमें से कोई नहीं। तो क्या यहाँ अगर उत्तर देखा जाए तो भारत के संविधान का उद्देश्य प्रस्ताव है आपको जवाहरलाल नेहरू ने पेश किया था। क्लियर है? और उद्देश्य प्रस्ताव जो है, उद्देश्य प्रस्ताव यह 13 दिसंबर 1946 को पेश किया गया था, और जिसकी सर्वसम्मति से अनुमति कब हो गई, स्वीकृति कब मिली गई? 22 जनवरी 1947 को। क्लियर है? आइए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है? 27 नंबर प्रश्न है। और 27 नंबर क्या है? भारतीय संविधान के प्रस्तावना में कितनी बार संशोधन हुआ है? तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सिर्फ एक बार आपको संशोधन हुआ है। कितनी बार? एक बार संशोधन हुआ है। और कब हुआ है? ये एक बार संशोधन हुआ 42वें संविधान संशोधन जो हुआ 1976 में, जिसमें 3 शब्द आपका जोड़े गए थे, आपको अखंडता, समाजवादी और धर्मनिरपेक्षता। क्लियर है? और जो भारतीय संविधान के में जो प्रस्तावना है, ये कहाँ से प्रेरित है? ये अमेरिका से आपको ये प्रेरित जो प्रस्तावना रखा गया है, आपको कहाँ से प्रेरित है? ये अमेरिका से प्रेरित है। ये पूछता है कि भारतीय संविधान में जो प्रस्तावना है ये किस देश से प्रेरणा इसकी ली गई है? तो आपको अमेरिका से ली गई है। ठीक है? और अमेरिका से स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व जो प्रस्तावना में जो शब्द हैं वो कहाँ का देन है? वो फ्रांस का देन है। इसमें फ्रांस से क्या क्या फ्रांस से लिया गया? स्वतंत्रता, आपको स्वतंत्रता, समानता और आपको बंधुत्व, ये कहाँ से लिया गया? ये फ्रांस से लिया गया है। और पूरा प्रस्तावना का जो कॉन्सेप्ट है ये कहाँ से है? अमेरिका के संविधान से प्रेरित है। आज इतना ही हमने 27 प्रश्नों को ही देखा, लेकिन केवल 27 प्रश्न नहीं थे, ये लगभग 100 से और 150 प्रश्नों के बीच में थे। उनके यानी 150 प्रश्नों के उत्तर हमने लगभग जाने। जल्दी ही इसका तीसरा सेट यानी अगला सेट में लेके उपलब्ध होगा। तब तक अपना ख्याल रखें। यदि वीडियो आपको पसंद आया है, यदि इसके कंटेंट पसंद आए हैं, वीडियो लंबा होगा ही, जब
डिस्क्राइब किया जा रहा है, सारे टॉपिक्स को एक्सप्लोर करेंगे तो वीडियो लंबा होगा ही। तो यदि आपको ये पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, लाइक ज़रूर कीजिए। अगर कोई सुझाव है तो आप कमेंट जरूर कीजिए। अगर अच्छा लगा है तो शेयर कीजिए। नहीं अब तक सब्सक्राइब किया है तो मेरा समर्थन कीजिए, मेरा सपोर्ट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप अपना ख्याल रखें। जल्दी ही नए टॉपिक और नई जानकारियों के साथ आपके सामने उपस्थित होऊंगा। तब तक अपना ख्याल रखें। धन्यवाद। जय हिंद।